जेनेटिक्स, आनुवंशिकी और आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवों में पाए जाने वाले जो लक्षण हैं, लक्षणों के वंशानुक्रम तथा विविधता, वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवों में जो लक्षण पाए जाते हैं, तो लक्षणों का वंशानुक्रम और उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है। वंशानुक्रम, वंशागति, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का गुण वंशागति कहलाती है। आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण जीन करता है। अपने जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं ना, उनका निर्धारण सदैव जीन करता है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया, किसने दिया? जीन जोहानसन ने दिया है। जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी कोई चीज़ नहीं होती। और जेनेटिक शब्द है वो बेटसन ने दिया है। जेनेटिक्स अलग है, जीन अलग है। विविधता, वेरिएशन, एक ही माता पिता की दो संतानें अलग अलग दिखाई देती है, तो ये विविधता के कारण होते हैं। और विविधता के कारण क्या है, मतलब उस बच्चे में ऐसी विविधता क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या है? तो एक तो वातावरण का हो सकता है, जैसे अफ्रीका और इंडिया दोनों में अलग अलग होता है। क्लाइमेट चेंज, और एक होता है लैंगिक जनन, और एक होता है उत्परिवर्तन। लैंगिक जनन के कारण होता है ऐसा, एक उत्परिवर्तन के कारण म्यूटेशन। यह ह्यूगो डी ब्रिज ने इस शब्द को दिया था। अचानक जो परिवर्तन होता है ना, उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। चौथा है क्रॉसिंग ओवर, उनके कारण भी ऐसे परिवर्तन होते हैं। विविधता आती है उसके कारण। विविधता के प्रकार, तो विविधता दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सोमेटिक और एक जर्मिनल। जर्मिनल कायिक होती है और एक जननिक होती है। कायिक, काया मीन्स बॉडी, जो बॉडी में परिवर्तन होता है वो सोमेटिक, और जर्मिनल जननिक। एक तो सतत लैंगिक जनन, एक असतत, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जननिक में दो प्रकार होते हैं, जननिक में दो प्रकार होते हैं, जर्मिनल यानी कि जननिक, और जननिक में सतत लैंगिक जनन और असतत उत्परिवर्तन। जैसे उत्परिवर्तन हो गया वो असतत है, क्रॉसिंग ओवर है वो एक सतत लैंगिक जनन विविधता है। कायिक विभिन्नता, सोमेटिक, इस विभिन्नता का प्रभाव डीएनए या जीन पर नहीं पड़ता, क्योंकि यह जन्म के बाद आती है। अर्थात है विभिन्नता, यह विभिन्नता वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। जैसे अपना कोई हाथ कट गया दुर्घटना में, तो बच्चे हैं वो दुर्घटना में हाथ कटने के बाद बच्चे हैं वो आपके हाथ कटे हुए पैदा नहीं हो सकते, तथा यह विभिन्नता वंशानुगत नहीं होती। फिर आती है जननी की विभिन्नता, जर्मिनल, यह विविधता जिसमें डीएनए या जीन प्रभावित होते हैं हमारे, तथा यह विभिन्नता वंशानुगत होती है। क्या होती है? वंशानुगत होती है। जननी की विभिन्नता इसमें जिसमें डीएनए या जीन प्रभावित होते हैं ना, वो यह वंशानुगत भी होती है। एक तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो सतत और एक असतत। सतत जैसे लैंगिक जनन से आती है, क्रॉसिंग ओवर से आती है सतत। असतत है वो उत्परिवर्तन हो गया जैसे कोई, वो असतत होता है। जैसे फैक्ट है कुछ, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। और मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर बेटसन को बोलते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो ऑस्ट्रिया के हेजेंड्रॉफ के सिल्सियन गांव में जन्मे थे, और पहला प्रयोग किया था इन्होंने हिरेशियम पादप पर, दूसरा चमड़े पर किया था, तीसरा मटर के दाने पर, मटर के पौधे पर, और जिसका नाम क्या था? पाइसम स्टाइवम, उद्यानिकी मटर था ये। जेनेटिक शब्द भी बेटसन ने दिया था, और मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन ने दिया है। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन है। प्रायोगिक आनुवंशिक जो आपके ड्रोसोफिला फल या मक्खी पर प्रयोग किया था, जिन्होंने फल पर एक मक्खी बैठती है ड्रोसोफिला, उसके ऊपर। बायोकेमिकल जेनेटिक्स के हैं ए गेरेड हैं, और यूजेनिक्स के जनक हैं आपके, यूजेनिक्स के जनक हैं सर फ्रांसिस गोल्टन। जेनेटिक्स में कुछ काल है, जैसे प्री मेंडलियन काल हो गया, यानी कि मेंडल से पहले कुछ आए थे, उन्होंने इस आनुवंशिकी के ऊपर खोज करने का प्रयास किया था, और
कुछ मतलब मेंडल के समय के आगे और कुछ मेंडल के नियम देने के बाद में कुछ आते हैं, वो पोस्ट मेंडलियन में आते हैं। प्री मेंडलियन पाइथागोरस हो गया, वीजमैन हो गया, चार्ल्स डार्विन हो गया, ये आपके प्री मेंडलियन में आते हैं। और मेंडल के प्रयोग, मेंडल के प्रयोग में आपका एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, ये दो प्रयोग हैं, नियम 3 है, ये याद रखना है। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण है, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो एक है तो एक संकर संकरण मोनो। द्विसंकर संकरण डाई यानी कि द्विसंकर हो गया। तो एक संकर संकरण में 2 रूल आते हैं और द्विसंकर संकरण में 1 रूल आता है। एक संकर संकरण में प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण पै वाले दोनों इसमें आगे। द्विसंकर में आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आता है। फिर पोस्ट मेंडलियन काल में क्या होता है कि मेंडल के नियमों का कुछ वैज्ञानिक है या विद्वान है वो पुनरावलोकन करते हैं, उनका संशोधन करते हैं। हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रीज नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है जिसने इवनिंग प्रिमरोज इसके ऊपर प्रयास किया था। जर्मनी का कार्ल कोरेंसन जिसने मक्का पर प्रयोग किया था। एक ऑस्ट्रिया का शेरमेक है जो पुष्पों पर प्रयोग करता है। ठीक है। मेंडलवाद, मेंडल की जीवनी। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के हेजनड्रॉफ प्रांत के सिल्सियन गांव में हुआ था। मेंडल एक चर्च में पादरी थे। मेंडल की मृत्यु किडनी की बीमारी नेफ्राइटिस के कारण हुआ था। और मेंडल ने सर्वप्रथम हिरेशियम पादप पर प्रयोग किया था, उसके बाद चमड़े पर और तीसरी बार मटर पर। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग हेतु चुना। मेंडल के असफलता के कुछ कारण थे, जिसमें उस समय डार्विन की पुस्तक थी एक स्पीसीज ऑफ बाय नेचर, 1859 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक वैज्ञानिक जगत में अत्यधिक प्रचलित होने के कारण मेंडल का ये ज़्यादा प्रचलित थी, इस कारण मेंडल का जो प्रभाव है वो कम रहा, तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया लोगों ने। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मैथ और सांख्यिकी के प्रयोग को शामिल किया, जो वैज्ञानिकों को रुचि करने लगा। इसमें हर बंदा जुड़ नहीं पाता। हिरेशियम पादप पर प्रयोग किए थे ना, वो असफल रहे थे और केवल चर्च में पादरी थे, इनको कोई जानता नहीं था, तो इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। ये कुछ कारण थे। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन करने का कारण क्या था? वैज्ञानिक नाम तो पाइसम स्टाइवम उद्यान मटर था। मटर के पौधे के कुल लेग्यूमिनेसी होता है उसका, और कुल गुणसूत्र 14 होते हैं। 14 में से मेंडल ने केवल 4 ही यूज़ किए थे। 1457 में से 1457 यूज़, यानी कि 1, 4, 5, 7 को। विपर्यासी लक्षण 7 जोड़ी होते हैं, कारक फैक्टर। विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या है? जब कोई जीव में उसके पूर्वजों के छुपे हुए गुण फिर से प्रकट हो जाए, वो विपर्यासी लक्षण कहलाते हैं। मटर का पौधा एक तो द्विलिंगीय होता है और द्विबीजपत्री होता है, ये याद रखना है। मटर के पौधे के चयन का कारण एक तो लंबाई कम जगह में विकसित होना, जीवन काल कम होना, यानी कि जल्दी जल्दी प्रयोग कर सकें उस पर, और स्वपरागण और परपरागण आसानी से संभव था इसमें। ये कोई पुष्प की संरचना है जैसे, तो ये वर्तिकाग्र हो गया यहाँ पर, और ये पाइप सी होती है नीचे, इसको वर्तिका बोलते हैं। और ये यहाँ पर बीजांड हो गया और उसके बाहर होता है ये अंडाशय, यानी कि फल ये बनता है और बीज इस फल के अंदर आ जाते हैं। ये जो पंखुड़ियाँ सी है ये दलपुंज है, और ये बाहर वाली है बाह्य दलपुंज है। जो ये वाला ना, ये मेल पार्ट होता है, इस पर पराग कोश रहता है और उसमें पराग कण पाए जाते हैं जो इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और वहाँ से वर्तिका में चले जाते हैं। इस तरीके से ये इनका वो चक्र है वो पूर्ण होता है, स्वपरागण परपरागण जो भी है। मादा भाग है ना, उसको स्त्री केसर बोलते हैं, और नर भाग है उसको पुंकेसर बोलते हैं। पूतंतु कौन सा है? ये वाले पूतंतु होते हैं, जो पुरुष वाले ना वो पूतंतु है। तो मादा भाग स्त्री केसर के भाग कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय जो मादा युग्मक है। नर भाग में पुंकेसर जिसमें पूतंतु होते हैं, परागकोश होते हैं और उसमें परागकण पाए जाते हैं जो नर युग्मक होते हैं। महत्वपूर्ण शब्द ये अपने आगे दोबारा पढ़ लेंगे तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7 विपर्यासी लक्षण एलील्स ये जोड़ी में होते हैं, वैसे 14 होंगे, अगर एलील्स बोले तो ये आपके 7 हो जाएंगे।
तो कौन सा लक्षण कब आएगा? जैसे पौधे की लंबाई, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, इस तरीके से ये 7 लक्षण होते हैं। तो प्रभावी कौन सा होगा और अप्रभावी कौन सा होगा? पौधे की लंबाई, ज़्यादा लंबाई वाला है ना वो तो प्रभावी होगा, जो बौना है वो अप्रभावी होगा। पुष्प का रंग अगर बैंगनी है तो प्रभावी है, सफ़ेद है तो अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति अगर कक्षस्थ है तो प्रभावी है, अग्रस्त है तो अप्रभावी है। फली की आकृति अगर फूली हुई है तो प्रभावी है, चिपटी हुई है तो अप्रभावी है। फली का रंग अगर हरा है तो प्रभावी है, पीला है तो अप्रभावी है। बीज का आकार गोल है तो प्रभावी है, झुर्रीदार है तो आपका अप्रभावी है। बीज का रंग पीला है तो प्रभावी है, हरा है तो अप्रभावी है। महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे एलील्स क्या है? युग्म विकल्पी, एक ही लक्षण के दो भिन्न भिन्न रूप उसके एलील्स कहलाते हैं। जैसे पौधे की लंबाई में लंबा और बोना, ये इस पौधे की लंबाई के लक्षण, इस पूरे को एलील्स बोलेंगे, और इसमें ये दोनों होते हैं लंबा और बोना, युग्म विकल्पी। फिर सम युग्मनिजी क्या होते हैं? यदि दोनों एलील्स समान हैं, जैसे ये समान है और ये आपके असमान है, तो इनको सम युग्मजी बोलेंगे और इनको विषम युग्मजी बोलेंगे। विषम युग्मजी, दोनों एलील्स अलग अलग हों तो विषम युग्मजी कहलाते हैं। एलील्स सम युग्मजी, विषम युग्मजी शब्द हैं, ये बैटसन ने दिए हैं। प्रभावी लक्षण, वे लक्षण जो अपना प्रभाव प्रकट करते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और अप्रभावी लक्षण, वे लक्षण जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते वो अप्रभावी होते हैं। लोकस क्या होता है? गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन का जो स्थान है, उनकी जो लोकेशन है उसको लोकस बोलते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? बाहरी लक्षण, जिससे को फिनोटाइप कहा जाता है, जैसे लंबा, बोना, हरा, पीला, गोल, झुर्रीदार। जो हिंदी में ना वो फिनोटाइप है। जीनोटाइप, जीन इंग्लिश का है, तो आंतरिक लक्षणों को जीनोटाइप कहा जाता है, जैसे टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा वाई, बड़ा वाई, इस तरीके से ये जीनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्द जोहानसन ने दिया है। विपुंसन, पुष्प की अपरिपक्व अवस्था में पुंकेसर या परागकोश या परागकण उसको हटाना है, वो विपुंसन कहलाता है। यह क्रिया स्वपरागण को रोकने हेतु की जाती है। थैलीकरण, मादा जनांगों को अनचाहे परागकणों से बचाने के लिए थैली से बांध देना थैलीकरण कहलाता है। उसके बाद है एकल संकरण। मेंडल ने 2 तरीके का संकरण बताया था। एकल संकरण, जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जब 2 ऐसे जीवों के मध्य संकरण कराया जाता है जो किसी एक ही लक्षण में भिन्न होते हैं, इस प्रकार के संकरण को एकल संकरण कहते हैं। जैसे लंबाई में ये हो गई टी और टी, लंबे और बौने हो गए, इनमें करवाया जाए तो वो आपका एकल संकरण है, एक ही लक्षण। जैसे पौधे की लंबाई ले ली, लंबा और बोना ले लिया, प्रभावी ये वाला है, अप्रभावी ये वाला है, इन दोनों के एक एक को लेकर के क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे तो प्रभावी रहेगा इसके अंदर लंबा, और सभी पौधे लंबे होंगे इसमें, और F1 पीढ़ी कहलाएगी। और इनके मध्य अगर स्वपरागण करवाया जाए, टी को टी से करवाया जाए, ये स्वपरागण होता है, तो एक पुनेट वर्ग बनाना पड़ता है। जैसे ये टी आ गया और ये टी आ गया, इनके अंदर करवाया तो ये टी, और फिर इसके अंदर करवाया तो ये टी, और इसका करवाया तो ये आ जाएगा, तो जो दोनों हैं वो लंबे, ये भी लंबे, ये भी लंबे, और ये दोनों स्मॉल हैं तो ये बोने। तो हिंदी वालों को अपने अलग अलग लिखेंगे। देखो लंबे 3 हैं तो 3, बोना 1 है तो 1 आ जाएगा। तो फिनोटाइप तो हो गया आपका 3:1। और जीनोटाइप पूछे इंग्लिश का, तो आपका जैसे टी 1 है, बड़ा टी और स्मॉल टी 2 हैं, और स्मॉल टी 2 हैं, स्मॉल टी 1 है, तो 1:2:1 हो जाएगा। ये जीनोटाइप हो गया। फिर होता है बैक क्रॉस। यह क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप की सत्यता की जांच, जो ये वाला है ना जीनोटाइप, इसकी सत्यता की जांच के लिए बैक क्रॉस कराया जाता है। बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी जनक के साथ करवाया जा सकता है। F1 पीढ़ी कौन सी है? ये वाली F1 पीढ़ी है, और इनके जनक ये प्रभावी और अप्रभावी, इनमें से एक से करवा दिया जाएगा। अप्रभावी से कराएंगे ना तो वो टेस्ट होगा, और जो प्रभावी से करवाएंगे ना
वो आउट होता है, आउट क्रॉस। तो प्रभावी से करवाया वो आउट क्रॉस होता है, और अप्रभावी से करवाते हैं तो वो आपका टेस्ट क्रॉस होता है। बैक क्रॉस है वो आपका आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दो होते हैं। प्रभावी से हो तो आउट क्रॉस, अप्रभावी से हो तो टेस्ट क्रॉस। ये टी का प्रभावी से करवा रहे हैं अपने, ये रहा। दोनों बड़े वाले टी हैं वो प्रभावी हैं, और दोनों छोटे वाले हैं वो आपके अप्रभावी हैं, बोने हैं। तो इनके मध्य करवाया जाएगा। तो बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी, इनको अलग कर लिया इसे, मतलब एक एक इसमें ऐसे बना लेंगे। फिर इस टी का इन दोनों से करवाएंगे क्रॉस, ये बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी अपने आप। तो इसमें फिनोटाइप में तो सारे पौधे लंबे ही हो जाएंगे, और जीनोटाइप में क्या होगा कि 1:1 बन जाएगा। फिनोटाइप में इसमें 1:1 हो जाएगा लंबे और होने का, जीनोटाइप में 1:1 हो जाएगा। फिर क्या करना है, जीनोटाइप का पूछा है अपने से, तो जीनोटाइप वाले लिख लेंगे अनुपात, ये 1:1 है और ये 1:1 है, चारों को लिख लिया। अब ये देखो, ये वाला और ये वाला दोनों समान है ना, तो ये जुड़ जाएंगे, और ये वाले दोनों अलग अलग, ये अलग अलग आ गए, ये 2 हो जाएगा, ये 1:1 हो जाएंगे। तो ये जीनोटाइप है, ये इस तरीके से वापस उसको क्रॉस चेक किया जाता है। फिर एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड आधारित नियम, यानी कि पहला संकर संकरण आ गया, इसमें एक के मध्य करवाया जाता है। इसके अंदर 2 रूल होते हैं, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों पै वाले आ जाते हैं इसमें। प्रभाविकता का नियम, इस नियम के अनुसार जो लक्षण प्रभावी होता है वह F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, ठीक है। और जो लक्षण अप्रभावी होता है वह F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता, क्योंकि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के प्रभाव को छिपा देता है। यही प्रभाविकता का नियम, यानी कि जो प्रभावी है वही दिखेगा। प्रभाविकता के नियम के अपवाद हैं 2, तो अपूर्ण प्रभाविकता और सह प्रभाविकता। ये प्रभाविकता के नियम के 2 अपवाद हैं। अपूर्ण प्रभाविकता, इसकी खोज कार्ल कोरेंसन ने की थी। अपूर्ण काल होता है तो कार्ल कोरेंसन ने की थी। और अपूर्ण प्रभाविकता की परिभाषा देख लेते हैं पहले। जब संकर में यानी कि क्रॉस में कोई एलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता, कोई एलील पूरी तरह से प्रभावित नहीं होता, तो F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण का मध्यवर्ती रूप दिखाई देता है, और इसे ही अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। इसमें प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को पूरी तरह दबा नहीं पाता, रिजल्ट कुछ हटकर ही आ जाए, अलग ही आ जाए, तो वो आपका अपूर्ण प्रभाविकता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, गुल ए अब्बास, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, श्वान पुष्प, एंडुलेसिदन। मुर्गे के पंखों का जो कलर है वो भी इस पर डिपेंड करता है। जब रिजल्ट कुछ हट कर के आ जाए, अपूर्ण प्रभाविकता होता है। और सह प्रभाविकता क्या होता है, जिसमें विषम युग्मजयी अवस्था में दोनों साथ साथ अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। जैसे लाल त्वचा वाली मवेशी और श्वेत त्वचा वाली मवेशी के मध्य क्रॉस करवाया गया। F1 पीढ़ी में चिकतेदार, मतलब दोनों का मिक्सर आ गया, श्वेत भी है, लाल भी है, धब्बे हैं, इस तरीके से दोनों का ही प्रभाव आ गया, तो वो आपका सह प्रभाविकता है। और सह प्रभाविकता में जैसे इनका आगे क्रॉस करवाया गया तो R है, तो इस R का पहले इस R और R से होगा, तो इस तरीके से लाल, रियान, रियान और श्वेत बन जाएगा। तो फिनोटाइप में आपका हो जाएगा लाल, रियान और श्वेत, 1 2 1 हो जाएगा। जीनोटाइप में R, बड़ा R और छोटा R और दोनों छोटे R, 1 2 1 हो जाएगा इसमें भी। और इसका उदाहरण क्या है, AB ब्लड ग्रुप है ना, वो इससे प्रभाविकता का उदाहरण है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, अन्य नाम है इसका युग्मकों की शुद्धता का नियम है। पौधे की लंबाई, जैसे लंबा और बोना हो गया, प्रभावी है लंबा, बोना है अप्रभावी,
दोनों के मध्य क्रॉस करवाया, F1PD बन गई। और इसका कोई अपवाद नहीं है, F1PD में जीन टी के साथ साथ रहते हुए भी आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ये एक संकर संकरण के दोनों रूल हो गए। अब आता है द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें दो लक्षणों को उठाया जाता है, उसमें एक ही लक्षण उठा रहे थे, इसमें दो लक्षण उठाते हैं। जब दो विपरीत लक्षणों जैसे बीज का रंग और बीज का आकार के लिए दो शुद्ध जनक पौधों के मध्य किया गया संकरण का अध्ययन किया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे बीज का आकार और बीज का रंग दोनों उठा लिए, प्रभावी है इसमें गोल और इसमें पीला, अप्रभावी है झुर्रीदार और हरा, इनके मध्य संकरण होगा। बीज का आकार और बीज का रंग, बीज के आकार गोल है उसको आर से, बड़े आर से, और झुर्रीदार है अप्रभावी है उसको छोटे आर से, पीला है वाई से प्रभावी को और हरा है छोटे वाई से अप्रभावी को। समयुग्मजी पीला गोल, समयुग्मजी झुर्रीदार हो गया। ये F1PD होगी वो विषम युग्मजी पीला गोल होगी और इनके मध्य स्वपरागण कराया जाता है। तो फिनोटाइप कितना निकलता है, जीनोटाइप कितना निकलता है, ये रटना ही है बस सीधे। फिनोटाइप जो उसमें 3:1 था ना, उसको यहाँ पर 3:1 से गुणा कर दो, ये अपने आप 9, 3, 3, 1 हो जाएगा। पीले गोल पीला झुर्रीदार, हरा गोल हरा झुर्रीदार, ये सीक्वेंस में याद रखना इसे। पीले गोल पीला झुर्रीदार, हरा गोल हरा झुर्रीदार। तो कितने प्रकार के प्लांट बने, 1, 2, 3, 4 प्रकार के प्लांट बने। कुल प्लांटों की संख्या कितनी है, 16। कुल प्लांटों की संख्या हो जाएगी 16, इनको जोड़ेंगे तो। जीनोटाइप 1:2:1 पहले बड़े थे अपने, उसको 1:2:1 से गुणा करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे। कुल जीनोटाइप के प्रकार कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में पीला झुर्रीदार का प्रतिशत बताइए, तो 3 है और कुल कितने 16 हैं, तो 18.7% निकल जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, 9 प्रकार के। डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अपने अब डाई हाइब्रिड वाला स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो ये बात कहता है, लेकिन इसमें कुछ पंगा हो जाता है बाद में। इस नियम में पुनर्योजी जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, यानी कि जिनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और जनक के समान कितने होते हैं, 10 होते हैं। कुल कितने हो गए, 16। इस नियम का अपवाद है सहलग्नता, लिंकेज। सहलग्नता के बारे में सर्वप्रथम TH मॉर्गन ने बताया था। उसने कहा एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित 2 जीन अगली पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित होते हैं, इसे सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता की खोज जंतुओं में ड्रोसोफिला मक्खी में की गई थी सबसे पहले। बहुयुग्म विकल्पी क्या होता है, जब कोई जीन के 2 या 2 से अधिक एलील्स होते हैं तो वह बहुयुग्म विकल्पी कहलाता है। एलील्स मानव में A, B, O रक्त समूह में 3 एलील, खरगोश में त्वचा का रंग है उसमें 4 एलील होते हैं। ड्रोसोफिला मक्खी की आंखों का रंग है उसमें 15 एलील होते हैं। तो ये बहुयुग्म विकल्पी हैं। जीनोटाइप ज्ञात कैसे करते हैं, तो N+1/2 ये इसका सूत्र है। एलील्स दिए होंगे आपको, यहाँ पे रखने हैं, जिसे A, B, O ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप ज्ञात करो। तो अपने को पता है इसके एलील्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये आपके 6 जीनोटाइप आ जाएंगे इस तरीके से।